Hello students, how are you? In the previous video we have studied about Lok Sabha and today we are going to study about राज्य सभा। तो लोक सभा के बारे में हमने पढ़ लिया था कि लोक सभा इज द लोअर हाउस एंड इज द टेम्परेरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के नाम हम देखें। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस, और दूसरा इसको कहा जाता है परमानेंट हाउस। ठीक है, ये जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा 5 साल के बाद क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, वैसे ही जो राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसके जो मेंबर्स हैं, जो 1/3 मेंबर्स हैं, वो हर 2 साल के बाद जो है वो रिटायर कर दिए जाते हैं और नए मेंबर्स को चुन लिया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ मेंबर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नंबर दे रखा है 250। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर हम बात कर लें कि राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 250। जो हमारे संविधान में बताया हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कितना हो सकता है, 250। वहीं अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो अभी वर्तमान में बात कर लें हम लोग प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में ये मेंबर्स हैं 245। अब इन 250 मेंबर्स में से क्या है, 250 मेंबर्स में से आपके 238 मेंबर्स तो हैं इलेक्टेड। क्या है, जो 238 मेंबर्स हैं इनमें से वो तो हैं इलेक्टेड। वहीं जो 12 मेंबर्स हैं वो हैं नॉमिनेटेड। और नॉमिनेट कौन करता है, जैसे लोकसभा में हमने देखा था कि 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कौन, राष्ट्रपति, वैसे ही राज्यसभा में 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मैक्सिमम नंबर्स 250, इनमें से इलेक्टेड मेंबर्स हैं 238 और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, और वो नॉमिनेट करता है कौन, हमारे देश के प्रेसिडेंट। प्रेजेंट डे की अगर हम लोग बात करें तो इन प्रेजेंट डे जो नंबर है वो है 245, इनमें से 233 इलेक्टेड है और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, अब इन राज्यसभा की अगर हम बात कर लें तो राज्यसभा के मेंबर्स में जो चुने जाते हैं उनमें किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। जैसे लोकसभा में सीटें रिजर्व होती हैं आपके ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेंबर्स की हमने बात कर ली, मैक्सिमम मेंबर्स 250, 238 आर इलेक्टेड एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। इन प्रेजेंट डे द नंबर इज 245, 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। आगे बात कर लेते हैं इसके इलेक्शन की। तो जैसे लोकसभा का जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट अडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से, अडल्ट वोटिंग सिस्टम के हिसाब से होता था कि जिसकी भी एज 18 ईयर्स के अबव है वो जाकर वोट डालता है और उसका वोट डायरेक्टली कास्ट हो जाता है। एक ईवीएम मशीन होती है, उस पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, सामने बटन होता है, उसको दबाते हैं और वोट जो हमारा कास्ट हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में वैसा नहीं है। राज्यसभा का जो चुनाव है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड के आधार पर, जैसे जिसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि उसमें तो क्या था, हम गए सीधे मशीन पे, हमने अपना वोट डाला और वोट जो है वो हमारे मेंबर को चला जाएगा और वो मेंबर इलेक्ट हो जाएगा जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेंगी, जिसको बहुमत प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक स्टेट है
एक स्टेट है उसमें 90 MLA, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्शन में भाग कौन लेता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभाएं होती हैं, जो विधान परिषद होती हैं, उनके मेंबर्स इसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो मान लीजिए एक स्टेट है उसमें 90 MLA, अब उसमें 5 मेंबर्स चुन के कहाँ पर जा सकते हैं, राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन 5 मेंबर्स का चुनाव एक साथ तो होगा नहीं, क्योंकि इसका तो 2 साल में रिटायर होते हैं और 2 साल के बाद फिर कुछ इनमें से कुछ मेंबर्स का, जैसे मान लीजिए 2 मेंबर्स का क्या हो गया, 2 मेंबर चुने जाने एक स्टेट से, ठीक है, और 5 मेंबर्स जो हैं वो चुनाव में खड़े हुए हैं। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 5 मेंबर्स के नाम एक बैलेट पेपर पे लिखे होंगे, ठीक है, एक पेपर पे नाम लिखे होंगे, जैसे इनके नाम मान लेते हैं हम लोग A, B, C, D और E, ठीक है। अब लोकसभा वाले चुनाव में तो क्या था, ए हमारा फेवरेट है तो हम इसके सामने बने बटन को प्रेस कर देंगे और ये इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड है, इसमें आपको क्या करना है, आप किसी एक को नहीं दे सकते, आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी है और अपना वोट जो है वो आपको 5 को कास्ट करना है। जैसे आपने ए को कर दिया तो सेकंड प्रेफरेंस, बी को फर्स्ट, सी को थर्ड, इसको 5th और इसको 4th। ऐसे आपने जो MLAs हैं उन्होंने प्रेफरेंसेस दे दी, ठीक है। सभी की वोटिंग होने के बाद वोटिंग काउंट होती है, और जैसे अब ए को मिल गए 20 वोट्स, ठीक है, बी को मिल गए 30, सी को 10, डी को 10 और ई को 20। इस तरीके से 90 वोट्स हो गए। पहला जो पहला चरण जिसको बोलते हैं वो हो गया। पहले चरण में क्या हो गया, अब बी को मिल गया बहुमत, बी को 30 वोट्स मिल गए तो एक मेंबर तो चुन लिया गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट चरण में अगर पूरा नहीं हो जाता, पहले चरण में नहीं पूरा होता है, तो इसको फिर दूसरे चरण में ले जाएंगे, क्योंकि एक मेंबर को तो मिल गया स्पष्ट बहुमत लेकिन दूसरे को नहीं मिला, ठीक है। तो सेकंड जो दूसरा चरण है उसमें फिर से ऐसे वोटिंग होगी, फिर देखा जाएगा कि दूसरी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसने किसको दी है, तो जिस नेता को दूसरी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिलेगी वो इलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोटिंग सिस्टम है वो होता है, ठीक है। आप किसी एक को नहीं वोट दे सकते, आपको प्रेफरेंसेस रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और 5 मेंबर्स को आपको वोट देना है, जिसकी प्रेफरेंस, जिसको ज्यादा लोगों ने प्रेफरेंस किया है, जिसको ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, जिसको ज्यादा वोट मिले वो चुन लिया जाता है। ये बात हो गई इसके इलेक्शन की, ठीक है। मेंबर्स देख लिए, इलेक्शन देख लिए, अब देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जो हमने लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देखी थी वैसी ही है एकदम, बस सिर्फ डिफरेंस जो है वो किस में है, एज में है। जैसे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्या थी, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, he should be 30 years of age, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है, बस एक यहाँ पर लोकसभा के जो मेंबर्स थे उनकी क्वालिफिकेशन में जो एज थी वो 25 इयर्स थी, जबकि यहाँ पर जो एज है वो कितनी है, 30 इयर्स। तीसरी बात करें तो he should not hold any post of profit under central government or state government, किसी भी लाभ के पद पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। फोर्थ, he should not mentally unstable or bankrupt,
वो दिमागी तौर पर पागल या फिर दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये थी इसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस में आपने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको नहीं चाहिए, बस भारत का नागरिक हो। एज वहाँ पर 25 ईयर्स थी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, यहाँ पर जो एज है वो है 30 ईयर्स। लाभ के पद पर, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, किसी भी लाभ के पद पर आपको कार्यरत नहीं होना है। और चौथी हम देख लेते हैं कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये हो गई इसकी क्वालिफिकेशंस। अब बात करेंगे आगे इसके टेन्योर की। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके टर्म, इसके कार्यकाल की। ठीक है, वैसे तो एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, कभी इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, लेकिन इसका टेन्योर जो है वो फिक्स किया गया है 6 ईयर्स। ठीक है, इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं। कभी ये नहीं होता जैसे राज्यसभा, जैसे लोकसभा का हमने पढ़ा था कि 5 साल के बाद पूरी लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है और फिर से नए मेंबर्स के लिए चुनाव होता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 6 ईयर्स है, लेकिन इसके 1/3 मेंबर्स जो है उनका कार्यकाल 6 साल पूरा होता जाता है। ठीक है, तो वो 1/3 मेंबर्स 2 साल के बाद जाते जाते हैं। फिर दूसरे जो मेंबर्स हैं उनका 2 साल बाद 6 साल पूरा हो जाता है, तो वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स चुनकर आ जाते हैं। ये बात हो गई इसके टेन्योर की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके ऑफिसर्स की। ठीक है, तो इसका जो हमारे देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इसका परमानेंट चेयरमैन होता है और ये चुना जाता है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, जो भी भारत देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। ये फिक्स है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। लेकिन राज्यसभा अपने अंदर से एक क्या चुनेगी, डेप्यूटी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। ये राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो अपने में से चुनते हैं और इसका जो कार्यकाल है वो 6 ईयर्स होता है। ठीक है, तो बात कर ली हमने इसके ऑफिसर्स की। तो भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपराष्ट्रपति है, वो इसका पदेन सभापति होगा और ये लोग अपने मेंबर्स में से एक मेंबर को चुनेंगे जो इनका वाइस चेयरमैन होगा। उसका जो कार्यकाल है वो 6 ईयर्स का होगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा जो है वो पूरी पढ़ ली है। एक बार इसको कर लेते हैं हम लोग रिवाइज। ठीक है, कि राज्यसभा को पार्लियामेंट का अपर हाउस और इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। इसको इसका उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा को हमने पढ़ा था कि 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वो डिसॉल्व हो जाती है और उससे पहले भी उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को किसी भी तरीके से जो डिसॉल्व है वो नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अपर हाउस और परमानेंट हाउस कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था इसके नंबर ऑफ मेंबर्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो थे 250। ठीक है, जिसमें से 238 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो देयर आर 245 मेंबर्स इन विच 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज और द 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये बात कर ली थी हमने इसके नंबर ऑफ मेंबर्स की। इसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है। जैसे हमने लोकसभा में देखा था कि SC, ST, OBC, जनरल, इनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, लेकिन राज्यसभा में वैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मेंबर्स के बारे में देख लिया। इसके बाद हमने देखा इसके इलेक्शन के बारे में। तो इसका इलेक्शन जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। किसी एक मेंबर को आप अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है और प्रेफरेंस के आधार पर जिसको कोटा मिल जाता है, जिसको बहुमत मिल जाता है, उसको चुन लिया जाता है।
इसके चुनाव का जो काम है वो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल करती हैं, वो इसमें भाग लेती हैं, उसके मेंबर्स इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद हमने बात की क्वालिफिकेशंस की, तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी 30 years of age, he should not hold any post of profit under central government और state government। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं इसके टेन्योर की, तो ये परमानेंट हाउस है, इसका टेन्योर जो है वो 6 years फिक्स किया गया है और पर 2 years के बाद इसके 1/3 मेंबर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑफिसर्स की, तो भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसका पदेन सभापति होता है, वो इसका चेयरमैन होता है, जबकि ये मेंबर्स अपने अंदर से क्या चुनते हैं, एक वाइस चेयरमैन चुनते हैं। तो यहाँ जो दोनों वीडियोज हैं, एक में हमने लोकसभा का फॉर्मेशन पढ़ लिया है, एक में हमने राज्यसभा का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ पार्लियामेंट और उसी के साथ साथ पावर्स ऑफ पार्लियामेंट में आपको पावर्स ऑफ राज्यसभा और पावर्स ऑफ लोकसभा ये दोनों ही बता दिए जाएंगे, क्योंकि तीनों के पावर्स सेम है। थैंक यू।